दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ट्राइपाइट स्ट्रगल के बारे में बताया और मैंने एक एक करके सारी डायनेस्टीज़ के बारे में बताया। अब दोस्तों, आज ये द ट्राइपाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज का हमारा आखिरी वीडियो है, जिसमें हम ये लास्ट अपनी पाला डायनेस्टी के बारे में देखेंगे और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, पाला डायनेस्टी के बारे में अगर आप देखें तो पाला डायनेस्टी बेसिकली मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बता दिया था कि यहाँ बंगाल वाले रीजन पे राज किया करती थी। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि ये गौड़ा हुआ करते हैं, हर्षवर्धन के गौड़ा किंग हुआ करते थे। ये स्टार्टिंग में उन्हीं के द्वारा रूल किया करते थे। स्टार्टिंग में आप देखोगे, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा इंडिया में जब आप देखोगे कि हर्षवर्धन के डेथ के बाद और यहाँ पे कहीं भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के फ्रेंड हुआ करते थे, वो दोनों इनकी टेरिटरी को ले लेते हैं। ये किंग के मरने के बाद, मतलब कुछ टेरिटरी इनकी हर्षवर्धन ले लेते हैं जो कि कन्नौज वाले रीजन पे रूल करते हैं, और यहाँ पे कहीं भास्कर वर्मन जो है, जो कि हर्षवर्धन के फ्रेंड रहते हैं, वो रूल करते हैं, वो इनकी टेरिटरी को ले लेते हैं। तो फिर दोस्तों, फिर इनके जो है राजपाट में इनकी नोबिलिटी के बीच में काफ़ी सारा असमंजस हो जाता है कि अब हमारा जो है कौन रूलर बनेगा, कौन हमारी देख रेख करेगा। फिर उसके बाद ये लास्ट में एक गोपाला नाम के रूलर, उसको ये इलेक्ट करते हैं। गोपाल नाम के रूलर को फिर ये इलेक्ट करते हैं, फिर ये उनको अपना नेतृत्व चुनते हैं, फिर उसके बाद ये इनके राजा बनते हैं। फिर बेसिकली यही इसका एक ओवरव्यू है। अब आइए दोस्तों, एक एक करके इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में क्या था कि एक शशांक नाम के गौड़ा रूलर हुआ करते थे, उनके ऊपर जो है कन्नौज का आक्रमण होता है। बेसिकली हर्षवर्धन के तब राजा रहते हैं, वो जो है इनके ऊपर अटैक करते हैं, इनकी सारी डायनेस्टीज़ को ले लेते हैं। और कुछ अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा है तो रुकिए, मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। हाँ तो दोस्तों, ये रहा मैप। अब आप मैप में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे पाला सेना रूल करती है, और ये आप वो रीजन देख रहे हैं, ये रीजन है वो जहाँ पे भास्कर वर्मन रूल किया करते थे। और यहाँ कहीं ये पूरा हर्षवर्धन की डायनेस्टी जो आप ये पूरा देख रहे हैं, ये हर्षवर्धन का टाइम था जब इनकी लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये आधी डायनेस्टी हर्षवर्धन ले लेते हैं, और इनका आधा जो है, जो शशांक रूलर रहते हैं गौड़ा किंग के, आधी जो है हर्षवर्धन ले लेते हैं और आधी जो है चली जाती है भास्कर वर्मन के पास। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि लोग परेशान हो जाते हैं कि फिर कौन हमारा राजा बनेगा, कौन हमारे स्टेट की देख रेख करेगा, कौन इसको जो है राजपाट को आगे बढ़ाएगा। तो फिर वहाँ की जो नोबिलिटी रहती है, जो मतलब कह सकते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड्स बने रहते हैं, जो छोटे छोटे जो है डायनेस्टीज़ में, छोटे छोटे डायनेस्टीज़ तो नहीं कह सकते दोस्तों, फ्यूडल लॉर्ड्स में बटे रहते हैं। फिर वो अपना नेतृत्व करते हैं और फिर बाद में जो है गोपाल नाम के रूलर को इलेक्ट करते हैं 750 एडी में, मतलब 750 एडी ने, सॉरी, सी कॉमन एरा में दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आप देख सकते हैं कि शैलेंद्र जो राजा रहते हैं वो 637 सी 637 में गुजर जाते हैं। उसके बाद उनकी डायनेस्टी पे, जो कि गौड़ा के रूलर रहते हैं, उनकी डायनेस्टी पे कुछ हर्षवर्धन का आक्रमण पड़ता है। फिर उसके बाद भास्कर वर्मन का आक्रमण करता है। फिर दोनों जो है लगभग इनकी जो है डायनेस्टी का आधा आधा ले लेते हैं। फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कौन राजा बनेगा। उसके बाद आप देखते हैं कि फिर गोपाल नाम के किंग राजा बनते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये जो है पाला डायनेस्टी जो है अस्तित्व में आती है। आप 8th सेंचुरी में देखेंगे कि वहाँ के जो लीडिंग मैन, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है मेरे नोट्स में भी कि द लीडिंग मैन ऑफ द बंगाल सपोज इलेक्टेड गोपाल किंग को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पाला का बेसिकली मतलब होता है एंशियंट लैंग्वेज में प्रोटेक्टर, जो कि पारकृत किंगडम है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो है रूल, जब ये बन जाते हैं फिर अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, बेसिकली इनका बिहार और बंगाल वाले रीजन पे रूल होने लगता है। देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये वही पाला डायनेस्टी है जो कि लास्ट में सेना डायनेस्टी में रिप्लेस हो जाती है। लक्ष्मण सेन नाम के जो आखिरी सेना किंग रहते हैं, जिनके ऊपर बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है। जब मोहम्मद गौरी जो है अपने 2 स्लेव्स को छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी जो बंगाल वाले रीजन को कैप्चर करने के लिए जाते हैं, तो उस समय ये वही डायनेस्टी रहती है जो सेना डायनेस्टी बसती है। लक्ष्मण सेन जो राजा रहते हैं वो यही वो डायनेस्टी रहती है। तो थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके के चीज़ों को रिलेट करके भी याद रखने की कोशिश करिएगा तो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर आप देखेंगे कि बंगाल और बिहार वाले रीजन पे इनका कैप्चर हो जाता है। उसके बाद फिर बेसिकली मेजर सिटीज़ ये बनाते हैं, पाटलिपुत्र, विक्रमपुरा, रामावती, फिर यही सब है।
और फिर ये ट्राईपाइट स्ट्रगल, वही कन्नौज की फ़ाइट इनकी चलती रहती है कन्नौज को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्नौज काफ़ी प्रॉस्पेरिटस था, गंगेटिक वैली थी, रिच रिसोर्सेज थे, वहाँ से बंगाल, फिर यही सब था। उसके बाद आप देखेंगे कि गोपाल किंग रहते हैं, राजा बनते हैं लोगों के द्वारा चुने गए। इनका बेसिकली आपको जो है खलीमपुर कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में आपको मिलेगा, जो कि बेसिकली इसके आगे के जो राजा बनते हैं, सक्सीडर बनते हैं धर्मपाल, वो बेसिकली आपको जो है खलीमपुर इंस्क्रिप्शंस पे इनके द्वारा इनके बारे में आपको लिखा हुआ ज़्यादातर मिलेगा। गोपाल किंग्स के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि एक तरीके के कह सकते हैं कि जैसे जो पोस्ट गुप्ता पीरियड की जो टाइम रहता है जिसमें वो पूरा मगध वाले रीजन को कैप्चर कर लेते हैं, उन एरियाओं को ये गोपाल किंग जो रहते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं। और आप देखेंगे कि पाला डायनेस्टी के समय कह सकते हैं कि ये वही डायनेस्टी थी, या इस डायनेस्टी की वजह से भी आप कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया में अधिकतर जो है बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज देने वाला अगर कोई डायनेस्टी रहा है तो वो यही रहा है। और दोस्तों आप देखेंगे कि पाला डायनेस्टी के बारे में एक यहाँ पे भी लिखा है, तरंथा तिब्बतियन स्कॉलर हैं, ये देखिए तरंथा तिब्बतियन स्कॉलर हैं, ये बेसिकली इनके द्वारा रिटर्न की वजह से भी आपको पाला डायनेस्टी के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो तरंथा तिब्बतियन स्कॉलर हैं ये अशोक के बारे में भी बताते हैं और ये आपको पाला डायनेस्टी के भी बारे में बताते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो गोपाला रहते हैं ये बुद्धिज़्म मोनेस्ट्रीज का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये ओदांतपुरी मोनेस्ट्री रहती है जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का ही एक पार्ट रहती है, उसका ये इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो सबसे पहले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी नालंदा, बेसिकली जिसमें बुद्धिज़्म का थोड़ा ज़्यादा ही पैट्रोनेज दिया गया था और बुद्धिज़्म की थोड़ा अधिकतर जो है स्प्रेडिंग की वजह से पढ़ाई वगैरह होती थी, उसकी शुरुआत जो है आपको इंडिया में समुद्रगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त एंशिएंट इंडिया में, फिर धीरे धीरे उसको रिवाइव जो है हर्षवर्धन करते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि गोपाला जो हैं उसको आगे, गोपाला मतलब पाला डायनेस्टी के आगे कंटेम्प्रेरी किंग्स जो हैं ये सब उसको आगे रिवाइव करते चले जाते। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ओदंतपुरी मोनेस्ट्री जो है वो गोपाला के ही टाइम में बनाई गई थी। अब उसके बाद के हम किंग को देखेंगे, उसके बाद के जो किंग बनते हैं धर्मपाल। धर्मपाल बेसिकली इनके लड़के रहते हैं। धर्मपाल के बारे में दोस्तों हम एक ओवरव्यू के रूप में देखेंगे कि इनिशियली देखेंगे कि ये कई सारे इनको सेटबैक्स मिलते हैं। धर्मपाल का बेसिकली रूल जो रहता है वो दोस्तों 750 लेके 800 सी तक रहता है, मतलब 772 लेके 810 कॉमन एरा तक ही रहता है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि दोस्तों ये भी मीर भोज के जो किंग रहते हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार के जो राजा रहते हैं उनकी तरह ये भी बहुत सारे सेटबैक्स खाते हैं। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि राज प्रतिहार और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से हार जाते हैं और वत्सराज बेसिकली इनके जो है कंटेम्प्रेरी किंग रहते हैं। वत्सराज आपको हमने बताया था ना कि गुर्जर प्रतिहार के समय की ये किंग हैं, नागभट्टू के ये भतीजे रहते हैं, तो उनके थ्रू भी ये हार जाते हैं। तो यही सारा इनको सेटबैक मिलता है। लेकिन लास्ट में फिर आप देखेंगे कि इनके टाइम में जो है इनका जो है अम्पायर रहता है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है। ये कन्नौज वाले रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। फिर कन्नौज वाले रीजन को कैप्चर करने के बाद मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार के टाइम भी बताया कि धर्मपाल ने जो है एक तरीके के कठपुतली पपेट को जो है वहाँ पे डिप्लॉय करके रखा हुआ था ना, कि चक्रयुद्ध नाम का एक पपेट रहता है जिसको जो है वत्सराज भी हराते हैं, सॉरी मेयर भोज भी हराते हैं, याद होगा आपको। तो मैंने बताया था ना कि धर्मपाल एक वो डिप्लॉय करके रखते हैं चक्रयुद्ध को, कि कैप्चर करते हैं कन्नौज वाले रीजन को, फिर वहाँ पे जो है एक अपना आदमी बिठा के रखते हैं उसकी देख रेख करने के लिए। तो ये वही चक्रयुद्ध है जो मैं स्टार्टिंग से जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। तो थोड़ा सा दोस्तों इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद जब चक्रयुद्ध करते हैं तो मैंने आपको बताया था ना कि गुर्जर प्रतिहार वाले वीडियो में कि नागभट्ट 2 जो रहते हैं फिर वो अटैक करते हैं, चक्रयुद्ध का जो रूलर रहता है, जो इनका जो पपेट कठपुतली रहता है उसको हराता है। चक्रयुद्ध को हराने के बाद कन्नौज वाले रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये वही लिखा है, अगेन अटैक बाय द प्रतिहार नागभट्ट 2। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजपूत डायनेस्टी में, सॉरी गुर्जर प्रतिहार में मीर भोज का काफ़ी लंबे समय तक राज रहता है, और राजपूता डायनेस्टी में भी आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक उनके एक किंग का राज रहता है। तो उसी तरीके से धर्मपाल का भी राज 30 साल तक एक अच्छा खासा राज जो है पाला डायनेस्टी में रहता है। आप एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि पाला डायनेस्टी का ही वो टाइम रहता है जब आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म पैट्रोनेज को बढ़ाने का इनके में कुछ ज़्यादा ही कल्चर रहता है। तो ये भी बुद्धिज़्म पैट्रोनेज को बढ़ाते हैं। और आप देखेंगे कि इन्हीं के टाइम में पहाड़पुर सील्स,
पहाड़पुर सील्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी वाले बच्चों, थोड़ा इन चीज़ों का आप ध्यान देखिएगा कि पहाड़पुर सील्स का जो बेसिकली रिटेन इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हो वो धर्मपाल के ही टाइम का है। तो थोड़ा सा एसएससी वाले बच्चे इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। जो पहाड़पुर सील्स है ये बेसिकली आपको जो है बंगाल वाले रीजन में मिलेगी। और ऐसा ये भी है कि पहाड़पुर सील्स बंगाल वाले रीजन में मिलने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये बंगाल वाला रीजन जो है ये पाला डायनेस्टी की बेसिकली कल्चर कैपिटल्स भी हुआ करती थी। जब मैं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ लाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में स्पेशल रूप से बताऊंगा और बताऊंगा कि पाला डायनेस्टी के पेंटिंग्स वगैरह के भी बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको जो है एक ओवरव्यू आपको जो है धर्मपाल के बारे में बता दिया। अब धर्मपाल के बारे में आप ये देखेंगे कि धर्मपाल ने बेसिकली जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक तरीके की दोस्तों आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी की ही तरह थी। जैसे कि आप नालंदा को देखेंगे, नालंदा को कुमारगुप्त ने स्थापना की, फिर धीरे धीरे आप उसको हर्षवर्धन ने रिवाइव किया, फिर धीरे धीरे आप यही देखोगे कि धर्मपाल जो है पाला डायनेस्टी भी उसको आगे चल के रिवाइव करती है। तो धर्मपाल के टाइम में आप देखोगे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी और एक तरीके के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो है इंडियन और तिब्बतियन स्कॉलर्स रहा करते थे। आप देखोगे कि संस्कृत टेक्स्ट भी इसमें कुछ खासी प्रभाव पढ़ाया जाता था। आप देखोगे कि जैसे कह सकते हो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जिसमें चाणक्य वगैरह खास स्कॉलर हुआ करते थे। जैसा नहीं होता है दोस्तों कि एक स्कूल से या एक कॉलेज से एक अच्छे अच्छे लीडर या एक अच्छे अच्छे बिजनेसमैन्स वगैरह निकलते, एक अच्छे अच्छे उद्योगपति निकलते, नोटेबल एलुमनी जिसको आप बोलते हैं। तो वही इनके कह सकते हो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में से दीपांकर जो थे वो मोस्ट फेमस स्कॉलर हुआ करते थे। विक्रमशिला यूपी पीसीएस वाले बच्चों थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दीपांकर जो हुआ करते थे फेमस स्कॉलर हुआ करते थे। और आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ना कि तरंथा एक हुआ करते थे जिनके रिटन इंस्क्रिप्शंस के ही द्वारा जो है आपको पाला डायनेस्टी के बारे में मिलता है। तो तरंथा जो है धर्मपाल के बारे में लिखते हैं कि हरिभद्र नाम के जो है एक ब्रिटिश स्कॉलर हुआ करते थे। ये देखिए लिखा है दोस्तों, हरिभद्र नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर हुआ करते थे, उनको इन्होंने पैट्रोनेज दिया था। और साथ ही आप देखेंगे कि जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है धर्मपाल जो है सोमपुरी मोनेस्ट्री की भी स्थापना करते हैं और साथ ही 200 गांव ग्रांट में देते हैं। नालंदा को जो है 200 गांव ग्रांट में देते हैं। आप देखेंगे कि अब आप देखोगे कि 200 गांव नालंदा में दान देने के बाद, ग्रांटेड देने के बाद, इन्हीं के जो है कोर्ट में एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे जिसका नाम था संत रक्षिता। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। संत रक्षिता जो थे बेसिकली एक तरीके के कह सकते हो कि क्लबिंग कोर्स एजेंट कह सकते हो, एक तरीके का कह सकते हो कि इनके द्वारा जो है योगा केयर और साथ ही जो है स्वतंत्रिका और एवं माध्यमिका, ये 3 चीज़ों कोर्स को कन्फाइन करके एक कॉमन कोर्स बनाया गया था। तो इस चीज़ों का थोड़ा यूपीएससी वाले बच्चे और साथ साथ यूपी पीसीएस वाले बच्चे और एसएससी वाले बच्चे थोड़ा आप इस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि संतरिक्षता जो थे इनके में बुद्धिस्ट स्कॉलर वो योगा केयर और स्वतंत्रिका और माध्यमिका, ये 3 चीज़ें जो फिलॉसफिकल आइडियोलॉजी थी इनकी, इन तीनों को कंटेंट करके इन्होंने एक कॉमन जो है फिलॉसफिकल स्कूल बनाया था। बेसिकली आप देखोगे कि ये जो माध्यमिका वाला जो ट्रेडिशन है ये नागार्जुन के टाइम का था और योगा केयर वाला जो ट्रेडिशन था वो असंगा के टाइम का था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये पाला डायनेस्टी क्या है कि इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो फैक्चुअल चीज़ें बेसिकली कभी ज़्यादा पूछता तो नहीं है। आप एक तरीके के कह सकते हो कि बंगाल सर्विस कमीशन के भी एग्ज़ाम में भी बैठोगे तो कोई ख़ास ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस तो आपको नहीं मिलेगा। पर अब दोस्तों ये है कि आयोग का कोई मूड का सवाल तो है नहीं कि कभी भी बन गया, कुछ भी बन गया, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ ये है कि दोस्तों अगर आप धर्मपाल और देवपाल को भी याद रखते हो तो भी बहुत है। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा देवपाल और धर्मपाल के टाइम की चीज़ों को। तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये संतरिक्षता है जिन्होंने जो है योगा केयर और स्वतंत्रिका और माध्यमिका, ये तीनों चीज़ों को जो है कन्फाइन करके एक चीज़ बना के एक फिलॉसफिकल स्कूल बनाया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद जो है धर्मपाल के बाद जो राजा बनते हैं, धर्मपाल के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे देवपाल। देवपाल का बेसिकली रूल जो है वो 810 से लेके 850 तक रहेगा। ये वो टाइम था पाला डायनेस्टी का जब आप कह सकते हो कि एक्सपेंशन भी थोड़ा बहुत होता है। इनका जो बेसिकली एक्सपेंशन होता है वो आप देखोगे कि यहाँ असम वाले रीजन पे होगा।
असम का बेसिकली असम वाले रीजन पे होगा और इधर उड़ीसा वाले रीजन पे होगा, और कुछ हद तक ये नेपाल वाले रीजन को भी पा लेते हैं। अब नेपाल वाले रीजन को क्या बोलें, ये भी एक तरीके का कभी अखंड भारत ही हुआ करता था। अब दोस्तों शायद अखंड भारत की कभी कल्पना की ही जा सकती है। खैर मुझे तो जहाँ तक लगता है कि कभी न कभी ये सपना हमारा साकार ज़रूर होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कामरूपा का मतलब है दोस्तों असम का पुराना नाम। देखिए यहाँ उड़ीसा का पुराना नाम तो नहीं लिखा है, पर मैं लिख देता हूँ कि उत्कल जो था वो उड़ीसा का पुराना नाम था। तो यूपीएससी और एसएससी वाले बच्चों, खासकर पीसीएस में बैठने वाले बच्चों, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि देवपाला का जो एक्सपेंशन रहता है वो असम, उड़ीसा और नेपाल तक हो जाता है। इनकी जो है विक्ट्री के बारे में आपको जो है मीर भोज के भी जो इंस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा कि मीर भोज ने बेसिकली जो है ना कि इनके टाइम में जो है गुर्जर प्रतिहार के जो कंटेम्प्रेरी किंग्स हुआ करते थे, इनके कंटेम्प्रेरी के टाइम में जो थे वो मीर भोज ही थे, तो उन्होंने ही इनको हराया था। तो उनके जो है विक्ट्री के इंस्क्रिप्शन जो है, मैंने आपको बताया नहीं था कि इंस्क्रिप्शन जो है समरगन प्लेन्स पे उनके इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो आप जो है उनके इंस्क्रिप्शन में जो है देवपाल के बारे में देखोगे, और बेसिकली आप देखोगे कि ये जो देवपाल थे वो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनेज इन्होंने भी दिया है धर्मपाल के साथ साथ। मैंने आपको शायद ये बताया है या नहीं बताया, पर एक चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पाला डायनेस्टी की जो थी इनकी भी नेवी का भी अच्छी थी। तो इसी नेवी के अच्छी के चलते इनके जो थे वो मिडिल ईस्ट की कंट्री से काफ़ी सारे मतलब अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। तो ये जो सैलेंडर डायनेस्टी है ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी। बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है बालपुत्र देव, ये देखिए बालपुत्र देव जो है ये बेसिकली थाईलैंड वाली रीजन पे, करंट टाइम में जो आज का थाईलैंड वाला पोर्शन है, थाईलैंड जो रीजन है, थाईलैंड रीजन पे ये राज किया करते थे। तो इनके अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। तो इसके बाद आप देखोगे कि कह सकते हो कि जैसे हमारे गुजरात डॉक्ट्रिन पॉलिसी है, पॉलिटी में अगर बात करो कि जो है पड़ोसी मुल्कों की मदद करनी चाहिए, पड़ोसियों के बारे में सोचना चाहिए, तो उस टाइम भी इंडिया की काफ़ी लिबरल पॉलिसी थी पड़ोस को लेके। तो आप देखोगे कि जो थाईलैंड के डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे बालपुत्र देव, वो जो है रिक्वेस्ट इनसे करते हैं कि जो थाईलैंड के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए बुद्धिज़्म को, जो है उनके लिए थोड़ा सा आप कुछ दान वान में दे दो कि हमारे बच्चे एकत्रित रहें, ताकि उनको जो है थोड़ा सा वो न महसूस हो, क्या बोलते हैं, अनसिक्योरिटी फील ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, ऐसी चीज़ तो आती नहीं है दोस्त, पर हाँ क्या पता आ ही गई। तो ये याद रखिएगा कि अपॉइंटेड वीरादेव एज अ हेड ऑफ नालंदा मोनेस्ट्री। वीरादेव एक तरीके के कह सकते हो कि इनके जो है मोनेस्ट्री के प्रिंसिपल हुआ करते थे, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी कह सकते हो कि ये हुआ करते थे वीरादेव नाम के। तो उसके बाद आप देखोगे कि इनके जो है मतलब पैट्रोनेज के ही दौरान एक बुद्धिस्ट वज्रदत्ता हुआ करते थे, जो कि पोएट हुआ करते थे। वो जो है लोकेश वर्शतका जो है इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और साथ में आप देखोगे कि इन्हीं के दौरान जो है वो अरब ट्रेडर्स भी इंडिया के अंदर आए हैं, जिनका नाम है सुलेमान। देखिए दोस्तों, ये अरब ट्रेडर्स के नाम थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार के टाइम भी बताया था ना कि अल मसौदी और अबू जैद नाम के दो अरब ट्रेडर्स भी इंडिया में आते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि सुलेमान नाम का जो अरब ट्रेडर रहता है वो पाला डायनेस्टी के दौरान आता है, जो कि इनको जो है किंग रूहामी के नाम से दर्शाता है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो नवाजने का नाम का तरीका है ना, इन चीज़ों का भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको शायद याद है या नहीं याद है, पर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मीर भोज के टाइम में जब सुलेमान और अलमसौदी ने इनको जो है, सुलेमान ने जो है किंग जॉर्जर के नाम से नवाजा था मीर भोज को, और अलमसौदी को किंग बोरा के नाम से। तो उसी तरीके से सुलेमान भी जो है इनको किंग रूमी के नाम से दर्शाता है। और आप देखेंगे कि कॉन्स्टेंटली इनका स्ट्रगल जो है प्रतिहार और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ चलता ही रहता है। लेकिन इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो लास्ट के इनके किंग आते हैं, लास्ट के जो देवपाल के बाद के जो किंग आते हैं नारायण पाल बनते हैं। नारायण पाल जो हैं बेसिकली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के साथ हार जाते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, आपको याद है कि नहीं याद है, एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी यहाँ मानीखेत वाली रीजन पे राज करती थी। ये पाला डायनेस्टी थी, ये गुर्जर प्रतिहार था। तो इनसे ये हार जाते हैं। नारायण पाल जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से हार जाते हैं। उसके बाद कई सारा इनका पोर्शन चला जाता है। उसके बाद जो है आपको जो है
महिपाल राजा मिलेंगे। महिपाल राजा का बेसिकली दौर है जो है वो 977 से लेके 127 तक रहता है। इस बीच क्या होता है कि पाला डायनेस्टी की थोड़ी बहुत पावर जो है रिवाइव होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। रुकिए दोस्तों, मैं ड्रॉ करता हूँ ठीक से। मैं बहुत बड़ा सेटबैक इनको ये चीज़ मिलता है कि ये यहाँ पे जो कहीं चोला डायनेस्टी हुआ करती थी, इनकी भी नेवी काफ़ी स्ट्रांग रहती, ये जाके जो है इनको यहाँ पे जाके पीट देते हैं। तो इनकी पिटाई उटाई भी काफ़ी होती है चोला डायनेस्टी की जो है महिपाल राजा के दौरान। देखिए दोस्तों, एक महिपाल राजा जो है आपको उसमें गुर्जर प्रतिहार में भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। महिपाल ये वो राजा हैं जो चोला डायनेस्टी से मार खाए थे, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कमलपाल जो है राजा बनते हैं, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा इनकी पावर जो है बढ़ती है, फिर इनका जो है थोड़ा बहुत एक्सपेंशन जो है वो उड़ीसा वाले रीजन तक होता है। और उसके बाद आप एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कमलपाल के बारे में कमलपाला डायनेस्टी कमलपाला के बारे में जो है ये लिखा हुआ है, संध्याकर नंदी मिलेंगे। संध्याकर नंदी जो है एक तरीके के राइटर हैं, बंगाली राइटर कह सकते हो। जैसे रामचरितमानस जो है लिटरेचर है वो संध्याकर नंदी ने लिखी थी, वो इनके बारे में आपको बताता है पाम इंस्क्रिप्शन पे कि कैसे ज़्यादा रिबेलियन हुआ था। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया ना कि पाला डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो लास्ट में सेना डायनेस्टी के रूप में रिप्लेस हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो है विजय सेन नाम के जो राजा रहते हैं उनके बाद ये रिप्लेस हो जाती है। फिर जैसे के बाद लक्ष्मण सेन बनते हैं जिनके ऊपर बख्तियार खिलजी का आक्रमण पड़ता है। उसके बाद ये सेना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ता है सिग्निफिकेंस ऑफ द पाला डायनेस्टी। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में क्या है कि सोशो कल्चर इंपॉर्टेंस कहीं गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉलिटिकल कल्चर। तो सोशो कल्चर मैंने जितना भी अभी तक आपको किसी भी डायनेस्टी का सिग्निफिकेंस बताया, तो सिग्निफिकेंस थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपको आगे काम ही आएगा। अब बीए वाले अगर बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए भी खास कर अगर ऐसी सारी चीज़ों को भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू या किसी भी, बेसिकली मैं तो इलाहाबाद रीजन का हूँ तो मेरे मुंह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही निकलेगी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप मेरे लिए बनाए नोट्स को भी कोट करते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके भी लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा सफिशियंट है, आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ पाला डायनेस्टी के अगर आप देखेंगे तो ये गोल्डन एरा था बंगाल का। इसमें आप देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी बनती है। मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि बुद्धिज़्म का जो है एक तरीके का पैटर्नेस बहुत अच्छा था इस डायनेस्टी में। और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, पर मैं बताता हूँ कि बुद्धिज़्म के पैटर्नेस के साथ साथ आप देखोगे कि ये वो टाइम था जब पांच महाविहारा जो थे वो बुद्धिज़्म के बनते हैं। एक नालंदा, दूसरी उदंतपुरी, तीसरी विक्रमशिला, चौथी सोमपुरी, उसके बाद जगदल्ला। तो ये चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अभी एक एक करके इन चीज़ों को भी हम देखेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बंगाली लैंग्वेज का भी इसमें ज़्यादा काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सदाकर नंदी जो थे रामचरिता के राइटर हुआ करते थे, तो वो इनके जो है दौरान लिखते हैं, डिस्क्राइब जो है कविरता पीजेंट्स रिबेलियन पान इंस्क्रिप्शन पे। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि सदाकर नंदी जो है रामचरिता के राइटर हुआ करते थे, बंगाली रिटन था, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो है राइटर्स कॉल्ड एज महासिद्धास, इनके जो राइटर हुआ करते थे बेसिकली इनको जो है महासिद्धास कहा करते थे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि सबसे मतलब फर्स्ट लिटरेसी जो वर्क है इनके टाइम में ये चरेपदा नाम की एक लिटरेसी। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं दोस्तों, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाई तो बहुत बोरिंग चीज़, पर यह है कि अब पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फर्स्ट लिटरेसी वर्क जो था वो पाला डायनेस्टी के दौरान जो था वो चरप्रदा था। अब इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस और मिलिट्री कंक्यूर्स के बारे में बताया, तो मैंने आपको शुरू से बताया ना कि इनका जो नेवी था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन पे इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो दबदबा था। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इनके डायनेस्टी के दौरान आपको जो है अरब अब्बासिड कैलिफेट्स के भी कॉइन्स मिलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैंने आपको इनके सिग्निफिकेंस के स्टार्टिंग पॉइंट्स में ही बता दिया कि बंगाल की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। यही कारण था कि वेस्ट से अरब के देश भी, मुल्क भी इनके साथ जो थे वो धंधा करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे। और ऐसा इसलिए भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्योंकि इनकी जो काफ़ी सारी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी, यही वो कारण था कि बंगाल के अंदर इस्लाम भी आने का यही कारण भी है। आप
एक तरीके से देखोगे आर्ट एंड कल्चर की ये बात हो जाती है। जब मैं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ लाऊंगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को बताऊंगा। अभी ये बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी आप, तो भी मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूँ कि आप एक चीज़ देखोगे कि बंगाल के अंदर का क्या सीन है कि आपको इस्लामिक डोम आर्किटेक्चर कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हो वहाँ के जो बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स हैं वो हिंदू और मुसलमान के थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट के हिसाब से बनेंगे। ऐसा इसलिए कि एक तरीके से आप देखने की समझने की कोशिश करो कि ये समझिए ये एक बिल्डिंग है, इसका जो गुम्बज होगा ये ऐसे होगा जैसे मस्जिद वगैरह का होता है। तो ये आपको आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस जो है वो पाला डायनेस्टी के दौरान मिलेगा। ऐसा तब होगा क्योंकि अरब जब इंडिया में आए मर्चेंट्स के भी रूप में आए और साथ में अब्बासिड खलीफेट्स के भी साथ इनका धंधा पानी चलता था। तो कुछ ये कारण भी आप देखोगे कि इनका जो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो फिर इस तरीके का भी होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस में देखोगे कि पांच विहारा बुद्धिज़्म के, जो मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा इन्होंने बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज दिया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया कि पांच विहारा जो थे वो नालंदा थी, एक सोमापुरी थी, एक उदंतीपुरी थी और विक्रमशिला थी। ये तीन चीज़ जो हैं दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, सोमापुरी, दंतपुरी और विक्रमशिला, ये बेसिकली तीन जो थी ये देवपाल के ही टाइम बनना शुरू हो गई थी। तो इन तीन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नालंदा बेसिकली आप जो है देखेंगे कि ये बुद्धिज़्म का स्कॉलर यहाँ पे भी पढ़ाई हुआ करती थी, कुमारगुप्त के दौरान ये बनी थी। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको हर्षवर्धन रिवाइव करता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि गोपाल किंग्स वगैरह भी इसको रिवाइव करते हैं। ये दोस्तों मैं जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो एक सेक्शन है आर एस शर्मा की किताब में, जब वो मैं पढ़ाऊंगा तो स्पेशली आपको ध्यान से इस पर बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये रहने दीजिए, मैं एक एक करके वो लेक्चर्स के सारी सीरीज़ आप लाऊंगा। आप लोग थोड़ा वीडियो का व्यूज़ बढ़ाइए, इंगेजमेंट बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आप देखोगे कि नालंदा के बाद सोमापुरी विहार, सोमापुरी विहार बेसिकली आज के जो है बांग्लादेश वाले रीजन में लाई करता है। आपको शायद याद होगा ना कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। तो कभी बंगाल का वो रीजन भी बांग्लादेश का जो आज रीजन है जो बट गया है वो भी कभी बंगाल में ही आया करता था। ये यूनेस्को साइट है करंट टाइम में, जो कि 1985 में 1985 में डिक्लेयर कर गई थी। उसके बाद आप देखोगे कि तीसरी जो है महाविहारा जो उदंतपुरी, उदंतपुरी बेसिकली जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी बिहार में है। बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मुझे नहीं पता दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विक्रमशिला भागलपुर में है। और उदंतपुरी बेसिकली जो है वो गोपाल किंग के दौरान बनी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको बख्तियार खिलजी ने फिर लास्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आप देखोगे विक्रमशिला, विक्रमशिला बेसिकली जो है आज के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी और ये धर्मपाल के दौरान बनाई गई थी। आप बेसिकली देखोगे कि यहाँ पे जो है बुद्धिज़्म लर्निंग का ये सेक्टर हुआ करता था और साथ ही आप देखोगे कि यहाँ पे वेद पाठ और एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विद्या और फिलॉसफी ये सब वगैरह भी पढ़ाई जाती थी बुद्धिज़्म पैट्रोनेज के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और ये सारी चीज़ें भी। उसके बाद आप देखोगे कि आप लास्ट जो है महाविहार सेक्ट है जिसका नाम है जगदल्ला। जगदल्ला में बेसिकली जो है विजय रैना सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म इन बंगाल आप देखोगे। ये बेसिकली जो थे वो देवपाल के बाद और धर्मपाल के बाद के जो लास्ट के किंग थे, रामपाला, मतलब लास्ट के जो किंग्स होते हैं उन्होंने ये बनवाई थी। उसके बाद आप देखोगे कि जब कई सारे मतलब कह सकते हो कि स्कॉलर्स जो थे वो नालंदा के बाद जो डेक्लाइन होने के, जब नालंदा डेक्लाइन हो जाती है उसके बाद आप देखोगे कि नालंदा के डेक्लाइन होने के बाद जो है कई सारे टुक शेल्टर्स जो है आफ्टर नालंदा एंड विक्रमशिला, मतलब जगदल्ला में ही बेसिकली आप देखोगे कि नालंदा और विक्रमशिला के डेक्लाइन होने के बाद जो जगदल्ला महाविहार रहती है बंगाल वाले रीजन में बेसिकली रहती है। इसमें कई सारे जो है फिर स्कॉलर जो है शरण लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये बेसिकली जो पांचों महाविहार रहती है ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है। इनका जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रहता है वो एक तरीके का इंटरलिंकिंग रहता है। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बनाया हुआ लेक्चर पसंद आएगा। आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेते रहूँगा। तो अगर आपको दोस्तों ये बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।